कितना खरीदें, कब खरीदें। आप अपने घर में रेगुलरली दूध खरीदते हैं, मिल्क आता है, मिल्क मैन आपको मिल्क वेंडर मिल्क देता है। नाउ वेदर यू परचेज आफ्टर एवरी आवर और आफ्टर एवरी 2 hours और आफ्टर एवरी वीक और आफ्टर एवरी डे, इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ मच टू बी परचेज। तो I will be answering 2 basic questions, that how much quantity to be purchased and when it is to be purchased. How much means whether I should go for 2 liters, whether I should go for 3 liters, whether I should go for 4 liters. Now it depends upon the family members. आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितना दूध वो कंज्यूम करते हैं, that depends on that thing. On the basis of that, on the past experience, you calculate that how much quantity to be purchased. But in this corporate entity, in this modern world, as a management accountant, as a CMA USA, I will be following some scientific techniques, and on the basis of that, I will be easily calculating that how I can, find out that how much quantity, कितने units खरीदने चाहिए एक ऑर्डर में। मैं उसको निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, for answering these 3 questions, there are methods. Inventory management methods, or I can say inventory management models, and there are some some techniques, inventory management techniques में अभी हम देखेंगे। अभी तो आज हम सेकंड लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 8 ही स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड लेक्चर फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो फर्स्टली टुडे आई विल बी फोकसिंग टुवर्ड्स EOQ। आइए जी, मैं भूपेश आनंद। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। माय ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज to minimize the inventory cost, and I can minimize the inventory cost if I know that when I say inventory cost, it means purchase cost, it means ordering cost, it means carrying cost, it means stock out cost, it means all the 4 types of cost. If total together, I will say that is my inventory cost, and that has to be minimized. Now that point, that where my inventory cost is minimized, it depends from company to company, it depends from industry to industry, because it is a customized thing. बेटे ये कितना खरीदना है, ये मेरे लिए कुछ अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, अपोलो टायर्स के लिए अलग हो सकता है, डनलप टायर्स के लिए अलग हो सकता है, रेडियल टायर्स के लिए अलग हो सकता है, MRF टायर्स के लिए अलग हो सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी अदर फैक्टर्स। तो उसको निकालने के लिए आज हम 3 मेथड्स कर रहे हैं। वाइले ने आपको ग्राफिकल मेथड भी बताया, टेबुलर मेथड, फॉर्मूला मेथड भी बताया, हॉक ने आपको टेबुलर मेथड बताया, एल्जेब्रिक मेथड बताया। तो मैं तीनों मेथड्स डिस्कस करने वाला हूँ। ग्लेम ने एक ही मेथड बताया, बट आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द 3 मेथड्स सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। तो चलिए जी, आप अपना रजिस्टर, वैसे तो बेटा नोट कर रहे हैं ना साथ साथ, यू हैव टू नोट इट डाउन। आप ये मत समझना कि आप बहुत बड़े बन गए, CMA USA का पेपर दे रहे हैं तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भूपेश आनंद आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये मेथड्स क्या हैं, टेबुलर मेथड क्या है, व्हाट आई मीन बाय टेबुलर, व्हाट आई मीन बाय ग्राफिकल, व्हाट आई मीन बाय साइंटिफिक, व्हाट आई मीन बाय बाउमल्स मॉडल, व्हाट आई मीन बाय एल्जेब्रिक मेथड। मैं आज टमाटरों की मदद लेने वाला हूँ। टमाटर, हाँ, टोमेटोज के स्टडी करेंगे। बट एक मूवी आई थी ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें टमाटर से एक दूसरे को मारते हैं, याद है? कैटरीना कैफ थी बेटा उसमें, ऋतिक रोशन था। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। होगी कोई कंट्री जहां पर टमाटरों से खेलते हैं कुछ पर्टिकुलर पीरियड में। मैं आज उन्हीं टमाटरों की बात कर रहा हूं। मैं मैगी टोमेटो सॉस का मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। आई एम ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ मैगी एंड मैगी नूडल्स, मैगी टोमेटो सॉसेस, एंड आई वांट टू फाइंड आउट दैट हाउ मच टोमेटोज शुड बी परचेज्ड इन वन गो। एक ऑर्डर में मेरी कंपनी को कितने टमाटर खरीदने चाहिए, सो दैट आई कैन मिनिमाइज द कॉस्ट। यू गेटिंग माय पॉइंट? सब समझ रहे ना आप मेरी बात? सब समझ रहे? बेटे टमाटरों की बात हुई तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बेटे मैंने आपके लिए टमाटरों के लिए आपके सामने ये मैगी टोमेटो सॉस रख दिया है, सो दैट आपके माइंड में एक विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो जाए कि ये टोमेटो सॉस बनानी है।
तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि भाई टमाटो सॉस बनाने के लिए आपको टमाटरों की ज़रूरत है, और टमाटर खरीदने के लिए कितने टमाटर एक बारी में मैगी को खरीदने चाहिए, सो दैट मैगी कैन टोमेटो सॉसेस मैगी कंपनी मैगी लिमिटेड कैन मिनिमाइज द इन्वेंट्री कॉस्ट एंड हेंस कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ईपीएस, एमपीएस एंड द वेल्थ। आई थिंक पूरी चेन आपको समझ आ रही है। तो आप एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट है मैगी के, एक बच्चा कहता है सर मैं मैगी का, हाँ बेटे आपको मानना पड़ेगा, आप जो सोचेंगे वैसा हो ही जाएगा। माइंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड, वन इज कॉन्शियस एंड सेकंड इज सबकॉन्शियस। आपके पास यू हैव दैट विजन, यू हैव दैट विजुअलाइजेशन, आप जो सोचेंगे वैसा हो जाएगा, पूरी कायनात हेल्प करेगी आपकी उस चीज़ को देने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, वैसे विकीपीडिया से मुझे बड़ा प्यार है, विकीपीडिया को भी मैंने देखा कि भाई ये टोमेटो क्या है, तो उसने टोमेटो की बड़ी सारी कहानी मुझे बता दी कि भाई टोमेटो की नस्ल कहाँ से आई थी, पहले साउथ अमेरिका में थी, फिर क्या हुआ और कहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने, फिर मेक्सिको में आई, उसके बाद क्या पीपल्स थे, किस तरह से स्टार्ट किया, कौन सा कल्चर था, ये सारी बातें मुझे टमाटर के बारे में उन्होंने बताई। नो डाउट इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट जस्ट आई वॉन्ट टू गिव यू एन आइडिया कि भाई टमाटरों के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। आज आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी अवेयर दैट हाउ वी हैव डेवलप्ड द फॉर्मूला। इसलिए मैंने थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए आपके सामने टमाटर रखे। आइए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो कोई बात थोड़ी है, आइए बेटे आइए हम चल पड़े दोबारा से। मैगी टोमेटो कॉस्ट स्टडी, केस स्टडी। मैंने यहाँ पे कुछ डाटास को अज्यूम किया है, दैट लेट दीज बी डाटास, ठीक है। मैगी लिमिटेड को पूरे ईयर में जो डिमांड है, अज्यूम कर रहे हैं सर एनुअल डिमांड, मैं एनुअल रिक्वायरमेंट की जगह डिमांड लिख रहा हूँ सर। एनुअल डिमांड ऑफ टोमेटोज इज 12,000 केजी कह दें, लीटर्स कह दें, यूनिट्स कह दें, वैसे केजी ज़्यादा बेटर है, हम केजी लिखेंगे। Supposingly, annual demand of tomatoes of Maggi is 12,000 kilograms, and you are management accountant of Maggi noodles. Supposingly, आप एक बार ऑर्डर करते हैं, I think in the last lecture I have told you that what are the examples which can be there for ordering cost. If you order one time, then the cost of placing an order, let it be $10, let it be 10 pounds, let it be 10 euros, let it be 10 rupee. फॉर जस्ट सिंप्लिसिटी पर्पस मैंने कुछ फिगर्स बड़ी सिंपल सी ले ली, सो दैट आपको मैं एक लॉजिक और कंसेप्ट बता पाऊँ। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आई मीन बाय कैरिंग कॉस्ट, एंड विद इन दैट कैरिंग कॉस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट, द अपॉर्चुनिटी विच आई एम लूजिंग। वो जो पैसे मैंने टमाटर खरीदने में लगा दिए, अगर वही पैसे मैं बैंक की एफडी में डिपॉजिट करता, मैनेजमेंट अकाउंटेंट सोच रहा है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करता, क्योंकि वो पैसे ब्लॉक हो गए हैं, अगर वो पैसे मैं वहाँ पे नहीं लगाता तो ये पैसे मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करता, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में, और उसमें से मुझे कुछ रेट ऑफ रिटर्न मिलता जो आज नहीं मिल रहा। अगर आप CMA USA नहीं करते तो आप जॉब करते, so assume कर रहे हैं कि you are not doing job for this course, and in that job you would have earned some salary for that, but now you are losing that salary, that is named as notional salary, opportunity salary। तो मैं assume कर रहा हूँ कि 10% का रिटर्न मार्केटेबल सिक्योरिटी से तो मिल ही जाएगा, तो मैंने लिखा 10% इंटरेस्ट कॉस्ट 10%। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने लिखा पर एनम, आपने शायद ऊपर भी नहीं ध्यान दिया, मैंने सबसे ऊपर लिखा है एनुअल डिमांड, दो जगह लिखा है एनुअल डिमांड। बेटे एक बात का अभी हम देखेंगे कंसेप्ट कि यहाँ पर भी एनुअल लिखा और यहाँ पर भी एनुअल लिखा, देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। एंड एट द लास्ट इंफॉर्मेशन विच आई हैव गिवन यू इज दैट इफ आई गो एंड बाय टोमेटो 1 kg विल कॉस्ट मी $50 और 50 रुपीज़ और 50 पाउंड्स और 50 यूरोस। आपको क्या निकालना है, बिकॉज यू आर ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट of Maggi noodles, you have to calculate how much tomato to be purchased in one order, whether I should purchase 12,000 units in a single go, whether I should go for 6,000 units, क्या मुझे 12,000 एक साथ ही खरीद लेने चाहिए, क्या मुझे 6,000 करके खरीदने चाहिए, क्या मुझे 4,000 करके 3 बार खरीदने चाहिए, क्या मुझे 3,000 करके
3,000 किलो एक बार खरीदे, 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 तो टोटल 12,000 हो गए। बेटे मुझे 12 ही खरीदने हैं, तो 12 को खरीदने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। Now the point is, if I purchase it in a different way, the cost will be different, you know. So I want to find out that at how much quantity I should purchase so that my cost is being minimized. तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी घर की केस स्टडी लेके चलता हूँ। सपोजिंगली आप अपने घर में, आपके घर में आपकी दीदी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, ठीक है, लड़के वाले आने, आप लड़की वाले, और आप इस दीदी के ब्रदर हैं, भैया, और आप छोटे भैया हैं। तो आपके पेरेंट्स ने जिस दिन इन सब ने आना था उससे कुछ दिन पहले आपने मेन्यू बनाया कि भाई लड़के वाले आएंगे तो क्या क्या खिलाना है। तो आपको लगा, आपके पेरेंट्स को लगा कि कुछ टमाटर तो खरीदने ही चाहिए। सपोज करते हैं विंटर्स का टाइम चल रहा है और टमाटर क्यों खरीदने हैं, बिकॉज आपको सूप बनाना है, टोमेटो सूप, सैलड में यूज़ होगा, सेकेंडली थर्डली आप शाही पनीर बनाने वाले हैं तो शाही पनीर में भी यूज़ होगा, और आपको लगता है कि कम से कम 5 kg के टमाटोज तो आपको रिक्वायरमेंट है। मैं अभी मैंगो नूडल्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपके घर में चला गया और एंड आई वांट टू गिव यू अ बेसिक रियल लाइफ केस स्टडी सो दैट यू कैन easily analyze and you can easily find out that how we have derived that formula. बेटे मैं 5 किलो टमाटर खरीदने की बात कर रहा हूँ, आप दीदी के भैया हैं, आपकी दीदी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, और आपको आपके पेरेंट्स ने कहा कि भाई हमें सैलड भी बनानी है, हमें टोमेटो सूप भी बनाना है, हमें शाही पनीर भी बनाना है, हमें ये भी बनाना है, हमें टोमेटो पूरी बनानी है। तो आपको कहा गया कि आपका नाम रामलाल है, आप रामलाल को कहा गया कि प्लीज गो इन द सब्जी मार्केट एंड बाय 5 kgs ऑफ टोमेटोज। आप चल पड़े बेटे थैला लेकर, थैला, हाँ बेटे आप अपने घर से थैला लेकर गए ना, क्योंकि पोस्ट कोविड है तो आपको सामान तो अपना लेके जाना पड़ेगा, तो आप थैला लेकर चले गए, ये थैला आया सामान है, और आप सब्जी मार्केट में चले गए, और सब्जी मार्केट में लोग खड़े हैं, ये वेजिटेबल वेंडर है और ये आवाज़ लगा रहा है टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो। बेटे अमेरिका में भी तो ऐसा ही होगा, वेजिटेबल मार्केट होगी, चाइना में वेजिटेबल मार्केट होगी, लंदन में वेजिटेबल मार्केट होगी, सिमिलरली इन इंडिया ऑल्सो देयर इज अ वेजिटेबल मार्केट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सब्जी मंडी। कौन सी मंडी? सब्जी मंडी। अब यहाँ पर ये टमाटर वाला कह रहा है 50 रुपये के 1 किलो, 50 रुपये के 1 किलो, 50 रुपये के 1 किलो। 1 किलो का मतलब इट मीन्स ही इज सेलिंग द टोमेटोज एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर kg। अब आप जब घर से निकले ना, तो घर से और सब्जी मंडी का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा था, आपको पैदल चलने की आदत तो खत्म हो चुकी थी। बेटा कोरोना के पीरियड में तो आपने जरा सा एक्सरसाइज नहीं किया, बिल्कुल ढीले ढीले रहे और आप चल भी नहीं पा रहे, तो आपने क्या किया, रिक्शा ले लिया, ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, हैंड रिक्शा, कुछ भी ले लिया, और आप अपने घर से हाँ आपका घर ये रहा, और आप सब्जी मार्केट जा रहे हैं, और आपको $10, 10 रुपीज़, 10 पाउंड्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करना है टू दैट बैटरी रिक्शा वाला, बिकॉज यू वांट टू रीच एट सब्जी मार्केट। तो आपने 10 रुपये दिए, आप सब्जी मार्केट पहुंच गए, और वही रेडी वाला खड़ा है, वो बोल रहा है 50 रुपये, 50 रुपये। आप अचानक भूल गए कि आपको मम्मी ने 5 किलो टमाटर के लिए बोला था। बेटे आपको लगा शायद 1 किलो ही लेने, आपने 1 किलो टमाटर लिए और घर आ गए। मम्मी ने बहुत डांटा आपको, कहाँ ध्यान रहता है, क्या करता है, मोबाइल पे देखता रहता है, व्हाट्सएप करता है, ये करता है, वो करता है, ध्यान नहीं देता, फोकस नहीं करता। आपने बड़ी सारी बातें सुनी, और फिर मम्मी ने कहा जा 4 किलो टमाटर और लेकर आ, क्योंकि टोटल तो 5 किलो चाहिए थे। अब आप दोबारा से सब्जी मार्केट गए। अब आप ये बताइए, जब आप दोबारा से सब्जी मार्केट जाएंगे तो यू हैव टू पे अगेन दैट बैटरी रिक्शा कॉस्ट 10 रुपीज। यू गेटिंग अ पॉइंट? The point which I want to tell you is that number of times you will go to that sabji market, vegetable market, the number of times you will place that order, जितनी बार आप ऑर्डर करेंगे आपको उतनी बार पैसे देने पड़ेंगे। अब आप दूसरी बार गए तो दोबारा 10 रुपये लगे, पहली बार गए तो 1 किलो लेकर आ गए तब भी 10 रुपये लगे। अभी हमें यही तो कैलकुलेट करना है कि एक बारी में जब आप जा रहे हैं तो कितने एक साथ ही खरीद लें कि हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए।
आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप मुझे एक चीज़ और बताइए, जब आपको 4 किलो, आपने पहले 1 किलो टमाटर 50 रुपये में खरीदे, बट अभी आपको लगता है कि यू वांट टू बाय 4 kgs ऑफ टोमेटोज ना। 4 kgs ऑफ टोमेटो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है। क्या लगता है आप 50 रुपये पर केजी के भाव से ही ले लेंगे उसको? 200 रुपये, $200, 200 पाउंड, 200 यूरोज दे देंगे, और आप उससे कुछ नेगोशिएशन करेंगे, बिकॉज एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू शुड हैव सम नेगोशिएशन स्किल्स। आप नेगोशिएट करेंगे, भैया 4 किलो लेने, भैया 4 लेने, भैया कुछ पैसे कम लगाओगे, भैया कितने लगाओगे? आप एक रेट बोल के आ जाओगे और सोचोगे कि अभी आवाज आएगी, आपने कहा भैया मैं 40 रुपये पर केजी का दूंगा। अब आपने बोला, भैया ने कहा नहीं नहीं 45 लग जाएगा, आप 40 रुपये बोल के चल पड़े। अचानक आपने एक्सपेक्ट किया था कि उसकी आवाज आएगी, अच्छा ले लो, आ गई आवाज और आपने ले लिए। तो बेटे 40 रुपीज पर केजी के रेट से आपने 4 किलोग्राम के और टोमेटोज खरीद लिए। इट मीन्स आपकी परचेज प्राइस अब 40 रुपीज है, ना कि 50 रुपीज। It means, what I want to say here in this case, in this point, that if you go for a quantity, in that case generally you get sometimes some discount, that is named as quantity discount. So I will say that this purchase price, listen to me, ध्यान से सुनना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। हॉक, ग्लेम, वाइले नहीं बताएगा। मैं कहता हूँ इस दुनिया में कोई भी नहीं बताएगा ये लॉजिक्स, ये बातें। आपको फॉर्मूला बता दिया जाएगा और फॉर्मूला आप रट लेंगे। बेटे पास कैसे होंगे जब तक आपको लॉजिक्स और कंसेप्ट क्लियर नहीं है। खाली डिग्री से सब कुछ होने वाला होता तो बेटा सब कुछ हो चुका होता, लाखों लोगों के पास डिग्री, और आप तो वैसे भी डिग्री बड़ी इंपॉर्टेंट ले रहे हैं। तो मैंने कहा जी परचेज प्राइस पर यूनिट पहले था 50 रुपीज, उसके बाद उसने 40 रुपीज लगा दिया। इट मीन्स बेटे कॉस्ट जो होती है ना उसका नेचर होता है। नेचर हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कॉस्ट मैनेजमेंट में। नेचर मीन्स दैट द पॉइंट इज, द नेचर मीन्स whether it is variable in nature, whether it is fixed in nature, or whether it is semi variable in nature। आप बताइए फिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे रेंट कॉस्ट एक फिक्स कॉस्ट है, आप यूज करें या ना करें, यू हैव टू पे दैट मच अमाउंट ऑफ रेंट 100%, that is a fixed cost. Telephone cost, that is a fixed cost. Electricity cost, that is a fixed cost. But there are some costs which are variable. Raw material आप खरीदते हैं because it depends upon number of units. So I will say that cost which varies with production, जो cost production के साथ vary करती है उसको तो variable cost बोलते हैं, और जो cost fixed रहती है उसको fixed cost बोलते हैं। मैं assume करता हूँ, जैसे आपको समझाने के लिए मैं बताऊँ कि मैंने 0 यूनिट्स बनाए, 1 यूनिट बनाया, 10 यूनिट बनाए, 100 यूनिट बनाए, 1000 यूनिट्स बनाए। मान लेते हैं कि यूनिट्स बनाया आपने, और मैं अज्यूम करता हूँ कि 1 यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपये की कॉस्ट लगती है। 1 यूनिट को बनाने के लिए कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपये लगेंगे बेटे, 10 रुपीज़, $10, 10 यूरोस, कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, 10 10 10। तो आप बताइए पहले केस में तो 0 कॉस्ट लगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यहाँ पे तो 0 लगी, दिस कॉस्ट है 0, यहाँ 10 रुपीज़ लगी, यहाँ 100 रुपये लगी, यहाँ 1000 लगी, और यहाँ पे 10,000 लग गई। अमेरिका में भी ऐसे ही होता है। आप ये बताइए द कॉस्ट विच वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द प्रोडक्शन, दैट इज नेम्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो बेटा ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एंड ड्रॉ करने के लिए वी विल बी यूजिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बेटा वाईले में उन्होंने ड्रॉ करके दिखाया है, इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। मैंने तीनों बुक्स पढ़ी, उसके बाद ही तो आपकी कोचिंग दे रहा हूँ कि आपको मैं सब कुछ दे पाऊँ। वाइले ने क्या किया, इसको ग्राफिकली बताया। अभी जो मैं बताऊंगा उसी से यहाँ से निकलेगा बेटे। यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, इसमें ना एक एक्सिस होती है एक्स और दूसरी होती है वाई। अच्छा, जनरली हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बड़ी काम की बात है बेटे, ध्यान से सुनना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी जनरली टेक ऑन एक्स एक्सिस, and we take dependent variable we take on y-axis, because we want to find out the relationship between two variables. Out of that, one variable is independent and second variable is dependent. Generally we take
independent variable in y-axis and dependent variable in independent वेरिएबल इन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस। आप उल्टा भी कर सकते हैं, बट हम जनरली ऐसा कहते हैं, इसलिए इसका नाम है वाई ऑन एक्स। आप बताएं कि मैं यहां पर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एक्स एक्सिस में ले लेता हूं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाई एक्सिस में ले लेता हूं, बिकॉज मेरे पास इंडिपेंडेंस है कि मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूं। I have the independence. So units produced is independent variable and variable cost is dependent on that. That is dependent variable. तो मैं यहाँ पर total variable cost y axis में ले रहा हूँ, units purchase x axis में ले रहा हूँ। बेटे इस तरह का 45 डिग्री का एंगल बनेगा। As we increase the number of units produced, my cost will increase. As my increase, my cost will increase. As I will do, my cost will increase. तो मैं इसको कहता हूँ this type of cost is named as variable cost. इसी तरह से अगर हम ज़्यादा ना करें, थोड़ा सा मैं बताऊँ कि आप 0 यूनिट्स बना रहे हैं, बेटे ये बाकी सब लॉजिक्स में, बाकी सब सेक्शंस में भी यूजफुल रहेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें। 1 यूनिट बना रहे हैं, 10 यूनिट बना रहे हैं, 100 बना रहे हैं, 1000 यूनिट्स बना रहे हैं, ये जो यूनिट्स हैं बेटे। अब टोटल फिक्स कॉस्ट अज्यूम करता हूँ, आप बनाएं या ना बनाएं, 10,000 रुपये डॉलर्स की है, 10,000 रुपीज़ की है, 10,000 यूरोज़ की है, 10,000 रेंट कॉस्ट, it is fixed. अज्यूम कर रहे हैं फैक्ट्री रेंट इज फिक्स्ड, whether you produce it or not, you have to pay 10,000 rupees, $10,000 to that owner, to that landlord. So the cost which does not vary with production, that is fixed cost. ये बात समझ आई? अच्छा, इसका अगर हम ग्राफ देखें तो कैसे बनेगा, आपको क्या लगता है बेटे? अगेन वाई ऑन एक्स बनाएं और यहाँ पर मैं यूनिट्स ले लूँ, यूनिट्स डिमांडेड ले लूँ और यहाँ फिक्स कॉस्ट ले लूँ, तो बेटे कुछ इस तरह से पैरेलल लाइन आएगी टोटल फिक्स कॉस्ट की। आपने पार्ट 1 के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट मैनेजमेंट में किया होगा। एक बच्चा कहता है सर हम कॉस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं बेटे, कॉर्पोरेट फाइनेंस कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल कर रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हैं। और भूपेश आनंद आपको लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पर ढीले बैठे, बेटे कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपकी ईमानदारी से बैठ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा बातें समझ आएंगी। ऐसे ढीलों से कुछ होने वाला नहीं है बेटा। ये मेरा प्यार है कि मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू टेल यू दैट परचेज कॉस्ट पर यूनिट पर केजी ऑफ दैट टोमेटो is not fixed because it depends upon the quantity. It is not variable, rather it is semi-variable. So the logic, the point which I want to tell you is that ordering cost 10 रुपये आपने एक बार दिए, फिर दोबारा गए तो फिर 10 रुपये, फिर 3 बार जाएंगे तो फिर 10 रुपये, that is variable in nature. बेटे मैं इन्वेंटरी कॉस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं उनका नेचर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेचर का मतलब है उसका अपना क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे आप मसाला डोसा खाते हैं तो मसाला डोसे में सांभर का अपना नेचर है, नारियल की चटनी का अपना नेचर है, पाव भाजी खाते तो पाव भाजी का अपना नेचर है। इसी तरह से बेटे इन्वेंटरी कॉस्ट में परचेज कॉस्ट का सेमी वेरिएबल नेचर है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी सेमी वेरिएबल, ऑर्डरिंग कॉस्ट का वेरिएबल नेचर है। इसी तरह से होल्डिंग कॉस्ट। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने 5 किलो टमाटर खरीदे, क्या लगता है बेटे आपके घर में आपकी मम्मी क्या 5 किलो टमाटर पूरे लगा देगी? नहीं बेटे, कैसी बातें करते हो। सपोज करते हैं आपके घर में रेफ्रिजरेटर है और वो डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, आप क्या करेंगे 5 केजी ऑफ टोमेटोज में से कुछ टोमेटोज तो किचन में चले जाएंगे, उसी समय मम्मी उसका कुछ सूप सैलड वगैरह जो बनाना है 2-3 किलो लग गए, 3 किलो तो यहाँ ही लग गए। अच्छा, बाकी जो 2 किलो रह गए आपने नीचे वाले डोर के किनारे में यहाँ पर 2 किलो ऑफ टमाटर रख दिए। क्या लगता है बेटे, क्या लगता है ये स्पेस भी ले रहे हैं उस रेफ्रिजरेटर की, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी लग रही है उस रेफ्रिजरेटर की, तो इट मीन्स दैट इज नेम्ड एज कैरिंग कॉस्ट। अब मान लेते हैं रेफ्रिजरेटर में जगह कम थी तो आपने एक साथ ही 2 किलो टमाटर एक के ऊपर एक रख दिए, तो कुछ तो दब भी जाएंगे, कुछ तो खराब भी हो जाएंगे, क्योंकि टोमेटो जो हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट आ गई, स्पॉइलेज कॉस्ट आ गई। अच्छा, वो पैसे जो आपने 200 रुपये या 250 रुपये टमाटर खरीदने में लगाए, अगर आप टमाटर ना खरीदते तो वो पैसे अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते, मैं रामलाल की बात कर रहा हूँ, तो रामलाल वुड हैव अर्न सम इंटरेस्ट ऑन दैट। But now Ramlal, because he has purchased some tomatoes, he is not able to earn that interest on that.
दैट इज नेम्ड एज कैरिंग कॉस्ट। बेटे कैरिंग कॉस्ट के बड़े सारे एलिमेंट्स होते हैं, स्पॉइलेज कॉस्ट भी, स्पॉइलेज भी है, श्रिंकेज भी है, ऑब्सोलेसेंस भी है, रेंट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, बट इन सबका मेजर एलिमेंट क्या, अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट में देखूं, दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट। तो जनरली हम इंटरेस्ट कॉस्ट को ध्यान रखते हैं, एंड इंटरेस्ट इज अगेन वेरिएबल। आप जितना अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप 1 लाख का एफडी लगाएंगे, $1 लाख का एफडी करेंगे तो आपको 1 लाख के ऊपर रिटर्न आएगा। 2 लाख की एफडी होगी तो 2 लाख के ऊपर रिटर्न आएगा। अकॉर्डिंगली इट वेरीज ऑन द बेसिस। सो द पॉइंट इज व्हाट आई वांट टू से यू इज, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए बेटे, मैं भूपेश आनंद आप ही के लिए आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मैंने कहा इन्वेंटरी कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं। इन्वेंटरी कॉस्ट के अभी अज्यूम करते हैं 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, वैसे तो 4 हैं, श्रिंक स्टॉक आउट कॉस्ट भी है, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आपके घर का भी तो नाम शॉर्ट है, जैसे आपको बोलते हैं बंटी बबली है। तो परचेज कॉस्ट का नेचर अगर आप देखें, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कैरिंग कॉस्ट का नेचर वेरिएबल है। अभी हम प्रूव करेंगे कि वेदर इट इज वेरिएबल इन नेचर और नॉट। आप ऐसे मत मानना कोई भी मेरी बात, लिख लो भले। अभी मैं आपको मैगी टोमेटो की केस स्टडी की हेल्प से ये बताऊंगा कि व्हाई दे आर वेरिएबल इन नेचर। आइए मैं उसी केस स्टडी में चल पड़ूं। मैंने भूपे अभी आपको एक सामने एक बात करी, मैंने क्या बोला कि लेट द एनुअल डिमांड ऑफ टोमेटोज ऑफ मैगी सॉस इज 12,000 kg। ऐसा मान लेते हैं, ये फिगर गिवन है। ये भी मान लो कि कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक बार जब आप ऑर्डर करते हो तो 10 रुपये लग जाते हैं, जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैंने सिंपल फिगर्स लिए हैं। एंड अगेन अज्यूम दैट इफ यू इन्वेस्ट 100 रुपीज इन अ बैंक, यू नो, और इन अ मार्केटेबल सिक्योरिटी, you could have earned 10% rate of interest on that per annum. So let it be carrying cost be 10% per annum, and I think stock out cost is not given to me, only these 3 elements are given to me and I have to find out। और मुझे निकालना क्या है कि कितने यूनिट्स मुझे एक बारी में खरीदने चाहिए। बेटे उसको निकालने के ना मैंने अभी बताया 3 मेथड्स होते हैं। आप अभी भूल जाइए कौन सा मेथड है, मैं तो एक छोटा सा आपको टेबल बना के दिखा रहा हूँ। आपने मुझे बताना है कि आपके हिसाब से इस टेबल को भरना है, फिलिंग द ब्लैंक है। आप बनाइए बेटे रजिस्टर में ये टेबल बनाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। ये टेबल आपकी मदद करेगा लॉजिक्स और कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में और हाउ मच टू बी परचेज इन वन ऑर्डर को बताने में। मैंने पहला कॉलम आपको दे दिया और वो इन्फॉर्मेशन दे दी, एनुअल रिक्वायरमेंट 12,000 kg, एनुअल डिमांड 12,000 यूनिट्स की है। अब बेटे मुझे 12,000 ही खरीदने हैं बस पूरे साल में, 12 महीने में 12,000। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं 12,000 एक साथ ही खरीद लेता हूँ, या मैं 6,000 एक बार और 6,000 एक बार, 2 बार 6,000 करके खरीदता हूँ, या मैं 4,000 4,000 4,000 3 बार परचेज करता हूँ, या 3,000 3,000 3,000 3,000 4 बार 3,000 परचेज करता हूँ। बट आई एम नॉट अवेयर दैट हाउ मच क्वांटिटी आई हैव टू परचेज इन वन ऑर्डर, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो मैंने क्या किया, पहला कॉलम अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने उसी को लिखा है, क्वांटिटी इन वन ऑर्डर, क्वांटिटी ऑर्डर्ड इन वन ऑर्डर। आपने एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर्ड कर दी, क्वांटिटी ऑर्डर्ड इन वन ऑर्डर। आपने एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर्ड कर दी। अज्यूम करते हैं कि आपने एक बारी में 3,000 यूनिट्स खरीदे। अच्छा खरीदने कितने टोटल, 12,000। अच्छा अगर आप 3,000 करके खरीदेंगे तो आप मुझे बताइए कितने ऑर्डर करेंगे, 4 बार ऑर्डर करेंगे। इसी तरह से अगर आप 4,000 यूनिट खरीदेंगे तो 3 बार ऑर्डर करेंगे, 6,000 करके खरीदेंगे तो 2 बार ऑर्डर करेंगे, और एक ही बार 12,000 खरीदेंगे तो एक ही ऑर्डर में काम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था 5 किलो टमाटर एक ही बार लेते तो दोबारा थोड़ी जाना पड़ता सब्जी मार्केट में। देयर इज नो नीड टू पे अगेन 10 रुपीज ऑन दैट टू बैटरी रिक्शा वाला। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो let it be like this, that if you want to purchase 3,000 units in one order, then you have to place your order 4 times, similarly 3 times, similarly 2 times, and similarly 1 time. And for placing an order 1 time, 10 rupees is the cost. So I am multiplying with 10, I am multiplying with 10, I am multiplying with 10, and I am multiplying with 10, and that comes to
that comes to 40, let it be dollars, let it be rupees, that comes to 30, that comes to 20, and that comes to 10, that comes to 10। बड़ी सिंपल सी बात है। आप बताइए, कैलकुलेटर आपके पास है, निकाल लीजिए बेटे, निकालिए बेटे। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है CMA USA पार्ट 2, पहली बार, पहला प्यार, पहली बार ही पास होकर दिखाएंगे। क्या लगता है बेटा, क्या ये 40 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये आ गया क्या आपका? इसका क्या नाम है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब 12 महीने में जितनी बार भी आपने ऑर्डर किया उन सब का जोड़ कर दें। अगर 3-3 हज़ार करके ऑर्डर किया तो 4 बार ऑर्डर किया तो 40 रुपये लगेंगे, $40 लगेंगे, 40 पाउंड्स लगेंगे, 40 यूरोज लगेंगे। और अगर आपने 4-4 हज़ार यूनिट खरीदे होते तो 3 बार खरीदते तो 30 रुपये लगेंगे, $30 लगेंगे, 30 यूरोज लगेंगे। सिमिलरली आई हैव कैलकुलेटेड 20 एंड 10। ओके, मैं आ गया जी ऊपर थर्ड कॉलम। बेटे कॉलम एक बच्चा था अभी तक कॉलम ही ढूंढ रहा है, कितने कॉलम है, उसको थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। 5 कॉलम है, बनाओ टेबल बना लो पहले। पहला कॉलम है क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इन वन ऑर्डर, दूसरा कॉलम है ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरा कॉलम है परचेज कॉस्ट, वही 3 कंपोनेंट्स। फोर्थ कॉलम है होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग लिख देते हैं, कोई ऐसी बात थोड़ी है, आप नाराज मत हो बेटे, मैं कैरिंग लिख देता हूँ। और लास्ट कॉलम है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, जिसमें मैं इसका इसका और इसका जोड़ कर दूंगा। ठीक है जी, मैं परचेज कॉस्ट में आ गया। सपोज करते हैं कि डिस्काउंट के बाद भी 50 रुपये का यूनिट पर यूनिट पड़ा आपको, ऐसा मानते हैं 50 रुपीज़ पर केजी पड़ा, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया था 50 रुपीज़ इज़ आफ्टर डिस्काउंट, 50 रुपीज़ इज़ आफ्टर डिस्काउंट। तो थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, वो भी कारण नहीं है। आप ये बताइए जी मेरे को, आप 3-3 हज़ार करके खरीदें तब भी खरीदें तो 12 हज़ार ही है। ठीक है, अगर 12 ही खरीदने तो 12,000 इंटू 50। अच्छा, आप 4-4 हज़ार करके खरीदेंगे तब भी खरीदने तो 12 हज़ार है ना। हम पूरे 12 महीने की कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो लिखिए जी 12,000 इंटू 50। अच्छा, आप 6-6 हज़ार करके खरीदेंगे 2 बार तो खरीदने तो 12 हज़ार ही है, तो फिर भी again I have calculated 12,000 into 50 again, and in the last also 12,000 into 50. I think you are getting the point. I want to calculate the annual cost, I want to calculate the annual ordering cost, I will be calculating annual purchase cost, because the data, the information which is given to me is for 12 months, so that's why I am calculating for that. Similarly अगर आपको 6 महीने के लिए दिया होता तो मैं 6 महीने के लिए निकाल लेता, 3 महीने के लिए दिया 3 महीने के लिए, एक के लिए पीरियड देख लेते हैं, क्योंकि हमें उसी पीरियड के लिए कैलकुलेट करना कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है जी, आप बताइए 12,000 इंटू 50 आएगा कितना? कितना आएगा बेटे, बोलो ना। 12 पंजे 60, ठीक है जी, 3 और 1 4, 6 लाख आ गया जी। सभी जगह 6 लाख लिख दीजिए आराम से बेटे, 6 लाख लिखिए, जीरो का ध्यान रखना, 5 जीरो आते हैं। ठीक है सर, ये लो सर 0.6 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, ये 6 लाख है तो 0.6 मिलियन। आप ध्यान से मेरी बात को सुने, मैं थोड़ी सी लाइन और लंबी कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लो जी, यहाँ तक पहुँच गए जी। I am preparing a table for you and I am filling the blanks. First is ordering, first is, first column is which I have given to you, that how much quantity to be ordered in one order, that is given. उसके बाद आपने खुद निकाला है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट। अब मैं आ गया जी सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट के ऊपर, सुनना जरा ध्यान से, इसका नाम है कैरिंग कॉस्ट। मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था कि आप अपने घर के लिए, लड़के वाले आ रहे हैं अपनी दीदी के को देखने के लिए, तो आपने वो टमाटर खरीदने गए 5 किलो, 5 किलो टमाटर में से आपने 3 किलो टमाटर तो उसी समय किचन में दे दिए, और 2 किलो टमाटर आपने रेफ्रिजरेटर में रखे। क्या लगता है बेटे, नेक्स्ट डे आप पूरे के पूरे 2 kgs ऑफ टमाटोस कंज्यूम कर लेंगे, या जितनी ज़रूरत होगी 4-5 टमाटो कंज्यूम करेंगे, फिर अगले दिन 4-5, फिर अगले दिन 4-5, फिर अगले दिन 4-5? इसका मतलब अगर हम कंजम्पशन का रेट देखें तो बेटे कुछ इस तरह का रेट आता है कंजम्पशन का, ये देखिए,
यहाँ पर 5 kg ऑफ टोमेटोज थे, धीरे 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 4 रह गए, 3 रह गए, 2 रह गए, 1 रह गया, और फिर एक दिन 0 ही रह गए बेटा, 0 kg ऑफ टोमेटोज आ गए। अब बेटे कैरिंग कॉस्ट मतलब है कि आपने कितने यूनिट्स को होल्ड किया, कैरी किया, अभी कंज्यूम नहीं हुए, अभी आपने उसको फैक्ट्री में नहीं दिया, वो अभी आपके स्टोर्स डिपार्टमेंट में पड़ा है। सुनना बात को जरा। अब स्टोर्स डिपार्टमेंट में एक तरह का सामान नहीं रहता, वो धीरे 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 रिप्लेनिश होता है, मतलब धीरे धीरे कम होता है। इसका मतलब जैसे मैंने यहाँ टमाटर के एग्जाम्पल से आपको बताया कि पहले 5 किलो थे, पहले 2 किलो थे, फिर 5, पहले 5 थे, 3 यूज हो गए, फिर उसके बाद 3 टमाटर हुए, फिर 3। अब बेटे हर रोज की कैरिंग कॉस्ट निकालना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हर रोज यूनिट्स अलग अलग हैं। मैं हाथ ऊपर कर चुका बेटे, बात समझ आ रही है? मैंने कहा इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट यू कैन कैलकुलेट द कैरिंग कॉस्ट per day for the units. It will be a cumbersome job, difficult job. तो हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए बेटे? प्रोबेबिलिटी का एक रूल है, वो ये कहता है कि जब भी कोई दिक्कत आए तो आप ऑन एन एवरेज कैलकुलेट कर लो। ऑन एन एवरेज, हाँ, अगर आप मैथमेटिकली भी देखें, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट पर डे कॉस्ट तब भी सेम आएगी। तो हमारे को एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग था और जो क्लोजिंग था उसको 2 से डिवाइड करके एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। इट मीन्स आई विल नॉट कैलकुलेट ऑन 5 kgs, आई विल नॉट कैलकुलेट ऑन 0 kgs, रादर आई विल ऑलवेज कैलकुलेट माई होल्डिंग कॉस्ट ऑन 2.5 kgs। सर क्या हर क्वेश्चन में 2.5? नहीं बेटे, जितना भी क्वांटिटी आप खरीदोगे उसको मानेंगे कि वो ओपनिंग है, और लास्ट में 0 रह जाएगी, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? बेटे मैं ये कहना चाहता हूं दैट होल्डिंग कॉस्ट विल, कैरिंग कॉस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज क्वांटिटी परचेज। ठीक है सर, समझ आ गया। आप चलिए, जैसे मैं यहां पर आ गया दूसरी टेबल में, बेटे ये टेबल है, मैंने 3000 यूनिट्स खरीदे बेटे पहले ऑर्डर में, तो कैरिंग कॉस्ट भी तो 3000 पे नहीं लगेगी, एवरेज पे लगेगी। बेटे 3000 प्लस 0/2 आई विल कैलकुलेट ऑन 1500। सिमिलरली 1500 units, I will calculate on 1500 units, I will calculate on 1500 units। ठीक है जी। सिमिलरली इन सेकेंड केस 4000 यूनिट्स आपने परचेज किए, तो 4000 प्लस 0/2 दैट कम्स टू 2000 यूनिट्स, आई विल कैलकुलेट ऑन 2000 यूनिट्स। Similarly, holding carrying cost in third case will be calculated on 3000 units, and similarly at the end it will be calculated on 6000 units। तो पहली बात तो ये समझ लेनी है कि carrying cost is not calculated on quantity purchased because some units are being consumed at a rate of consumption, and it is very difficult to calculate for each day because there can be different types of components. So we generally calculate carrying cost on an average, and when I say on an average it means opening plus closing divided by 2। बेटे बहुत छोटे से थे तब से आप सिंपल एवरेज देखते आ रहे हो। अच्छा 0 क्यों लिया? क्योंकि एंड में तो 0 ही रह जाएंगे, बिगिनिंग में फुल थे, धीरे धीरे खत्म हुए, फिर आपने खरीदे, फिर खत्म हुए, फिर खरीदे, फिर खत्म हुए, फिर खरीदे, फिर खत्म हुए, फिर खरीदे।
So like this, you know, I want to find out the average. So opening plus closing divided by 2. Now 1500 यूनिट्स खरीदे तो बेटे एक यूनिट को खरीदने में 50 रुपये लग रहे हैं और वो आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है। तो बताइए जी 10% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 1500 इंटू 50 इंटू 10% इज इक्वल टू 7500। आराम से देख लीजिए बेटे, स्पेस थोड़ा सा कम रह गया, मैंने थोड़ा सा, कोई बात नहीं, 7500 आ गया। क्या कैरिंग कॉस्ट? इफ आई ऑर्डर 3000 यूनिट्स इन वन ऑर्डर, देन आई विल बी कैलकुलेटिंग माई कैरिंग कॉस्ट फॉर 1500 यूनिट्स ऑन एन एवरेज, एंड इन सेकेंड केस अगेन I have to calculate on 2000 units, so into purchase price into 10%. अब एक बच्चा कहता है सर आप ये परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? बेटे मैंने वो जो यूनिट्स खरीदे हैं उसको खरीदने में जो मेरे पैसे ब्लॉक हुए हैं उसके ऊपर ही तो 10% का ब्याज मेरे को चाहिए था, जो अपॉर्चुनिटी लूज हो गया। तो बेटे 50 रुपीज इज परचेज प्राइस पर यूनिट, सो दैट्स वाई आई एम मल्टीप्लाइंग एवरेज क्वांटिटी परचेज विद 50 इंटू 10। आइए जी कैलकुलेट करके देखते हैं। 2000 यूनिट्स इंटू 50 इंटू 10%, ये आ गया सर 10,000। आराम से देखिए, मैं आपके सामने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, आप आराम से बैठिए। आपने तो पेपर दे दिए हैं, मैंने देने। अब आ जाइए जी 3000 इंटू 50 इंटू 10%, तो 3000 इंटू 50 इंटू 10%, ये आ गया जी 15,000। सिमिलरली लास्ट में जगह नहीं है, मैं सीधा ही मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ। 6000 इंटू 50 इंटू 10%, दैट कम्स टू 30,000। मैं रुक गया हूँ, आप पहले यहाँ तक कैलकुलेशन कर लें। अभी ये कॉलम हो रहा है, मेरे पास जगह नहीं है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की, मैं अभी नेक्स्ट पेज में आ जाऊँगा, बट आप यहाँ तक तो आ जाएं पहले। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखिए कैसे निकाली, परचेज कॉस्ट देखिए कैसे निकाली, होल्डिंग कॉस्ट चेक करिए कैसे निकाली, कैरिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग, होल्डिंग, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट एक ही बात है। अब अगर आप फर्स्ट स्लॉट को देखें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला स्लॉट, ये वाला स्लॉट, ये वाला, इसकी सारी कॉस्ट को टोटल कर दें। क्या मतलब? इसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट को टोटल कर दें, इसकी परचेज कॉस्ट को टोटल कर दें और इसकी होल्डिंग कॉस्ट को टोटल कर दें, कैरिंग कॉस्ट को टोटल कर दें। आप बताइए ये जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसमें एक तो 40 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है, 40 ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्लस 6 lakhs परचेज कॉस्ट, प्लस 7500 इस कैरिंग कॉस्ट। तो बेटे टोटल आ रहा है 6,07,540। ठीक है जी। तो मैं अगर जगह हो तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट इफ आई परचेज 3000 यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड इन वन ऑर्डर। अब एक बच्चे को नींद आ रही है, थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है, मैं यहाँ लॉजिक बता रहा हूँ और आपको नींद आ रही है। 4000 यूनिट्स, 6000 यूनिट्स और 12000 यूनिट्स। बेटे नींद आना गलत बात है, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ तीनों मेथड से। 2 मिनट की बात और रह गई, आपको अचानक ही लगेगा कि यार कहाँ पहुँच गए, किस दुनिया में पहुँच गए। आज तक ऐसे लॉजिक्स, ऐसे कंसेप्ट किसी ने नहीं बताए। आपने आज से पहले भी बहुत बार ईओक्यू निकाला बेटा, लेकिन भूपेश आनंद के तरीके से नहीं निकाला। आइए देखें, यहाँ पे लिख रहे हैं 6,07,540। मैं आ गया जी दूसरे वाले में, दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ। अब मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करूँगा कि आपको समझ आ जाए। ये हाईलाइट करना, ये 30, ये 6 लाख और ये 10,000। ये लो,
ठीक है जी, तो 30 रुपया लिख लीजिए प्लस 6 लाख प्लस 10,000, ये आ गया जी 6,10,030, 6,10,030, 6,10,030. It means this is my total inventory cost if I purchase 4,000 units in one order. ठीक है सर, अब आ जाइए थर्ड केस. दोबारा से उसको मैं येलो कलर कर रहा हूँ, थोड़ा दिखता है. ये 20 रुपये है बेटा, ये 15 है, ये है बेटे. तो कर देते हैं 20 रुपीज प्लस 6 लाख प्लस 15,000. बेटे ये आ गया 6,15,020, 6,15,000, 15,020. मैं आ गया जी लास्ट में. When I purchase 12,000 units in a single go, 10 plus 6 lakhs plus 30,000, ये आ गया जी 6 लाख 6 लाख 30,000 10, 6 लाख 30,000 10. बेटे मैंने वो फिगर्स जो है ना आर्बिट्रेरली ऐसे ही सोच ली थी, इसलिए कुछ आप टेंशन मत लें अमाउंट को लेकर. अमाउंट हमने ठीक कैलकुलेट किया है, बट लॉजिक क्या है आप देखिए. इन्वेंटरी कॉस्ट अगर आप पहले केस में देखें तो 6,07,540 है, दूसरे केस में देखें तो 6,10,030 है, तीसरे केस में देखें तो 6,15,020 है, और फोर्थ केस में देखें तो 6,30,010 है. इट मीन्स सबसे कम जो इन्वेंटरी कॉस्ट है वो पहले केस में है मेरे बेटे. अभी गाना भी दिखा रहा हूँ, आप टेंशन मत लें, आलिया भट्ट का गाना दिखाऊंगा, अभी रुकिए तो सही एक सेकंड. इट मीन्स यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, दैट आई शुड बाय 3,000 units in one order in order to minimize the cost. बट क्या मैंने इसके लिए इतनी बड़ी केस स्टडी की होगी? नहीं बेटे, मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं. आप उस टेबल में आ जाइए और देखिए, ध्यान से देखिए कि यहां पर भी आप 3-3 हज़ार करके खरीदें तब भी 6 लाख की कॉस्ट आ रही है, आप 4-4 हज़ार के करके खरीदें तब भी 6 लाख 6 लाख 6 लाख. अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक बात दिखेगी कि ये जो कॉलम है ना परचेज कॉस्ट का, ये जो कॉलम है, अगर आप देखें कितने भी यूनिट्स आप परचेज कर लें, whether you purchase 3,000 units in one order or you purchase 4,000 units in one order or you purchase 6,000 units in one order or you purchase 12,000 units in one order, your purchase cost is same. आपकी परचेज कॉस्ट बिल्कुल सेम है. बेटे it is not the important factor because I have just told you that purchase cost is semi variable in nature. अब समझ आ रहा है मैंने क्यों बताया थे सारे डायग्राम्स. अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं. इस समय आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और ठीक तरह से आप टेबल चेयर में बैठ के मेरे को सुन रहे हैं. मैं कंक्लूड कर रहा हूं बेटे अपनी केस स्टडी को, मैगी केस स्टडी को कंक्लूड कर रहा हूं. मैं ये कहता हूं दैट आई शुड नॉट कंसिडर परचेज कॉस्ट बिकॉज दैट परचेज कॉस्ट इज सेम irrespective of the number of units I will order in one order. So I should only consider two costs which are varying with the number of units ordered, that is ordering cost and second is holding cost, carrying cost. आप देखिए carrying cost और holding, अगर आप ordering cost को देखें तो पहले केस में कितनी, पहले केस में कितनी 40, फिर कितनी है 30, फिर कितनी है 20, फिर कितनी है 10. बेटे ये तो मैंने आर्बिट्रेरली फिगर ले लिया ना, आप लैक्स में देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा डिफरेंस समझ आएगा. मैं खाली नेचर बताना चाह रहा हूँ दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट इज वेरिएबल इन नेचर. जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी. आप देखिए यहाँ पर 4 ऑर्डर्स हैं, 3 ऑर्डर्स हैं, 2 ऑर्डर्स हैं, 1 ऑर्डर है. It means as number of orders increases, my ordering cost will increase and ordering cost is variable in nature. Similarly with holding cost, just have a look on this. My holding cost is 7,500 in first case, 10,000 in third case, 15,000 in third case and 30,000 in the last fourth case. It implies that my carrying cost also varies with the number of units purchased.
It is also a variable in nature. So if I want to minimize my inventory cost, ये golden words हैं जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं अपनी inventory cost को minimize करना चाहता हूँ तो मुझे फिक्स कॉस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या वेरिएबल कॉस्ट पे ध्यान देना चाहिए? बेटे वेरिएबल पे, क्योंकि फिक्स तो फिक्स्ड ही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो मेथड मैंने किया इसका नाम है टेबुलर मेथड। इस टेबुलर मेथड से वी हैव कैलकुलेटेड दैट वी शुड ऑर्डर 30,000 यूनिट्स इन वन ऑर्डर। दिस इज टेबुलर मेथड। बट अब मैं जो कराने जा रहा हूँ इसी का मैं आपको ग्राफिकल मेथड से बताऊंगा जो वायले में गिवन है। एक्स एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, तो मैंने ले लिया क्वांटिटी ऑर्डर्ड इन वन ऑर्डर। एज पर माई एग्जाम्पल 3,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट, 12,000 यूनिट। एज पर माई एग्जाम्पल इफ यू सी, अगर आप देखें तो 3,000 में 40 रुपये है, 4,000 में 30 रुपये है, 40 यहाँ 40 है, अज्यूम कर रहे हैं 30, 20, 10। आप मुझे ये बताइए कि इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो यहाँ पर आएगा बेटे, ये आएगा ग्राफ, ये पहला आएगा, ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा, ये फोर्थ आएगा, और इनको अगर मैं टच कर दूं तो आई थिंक माई कर्व विल बी लाइक दिस। कोई है माइका लाल जो आपको इस तरह से बताता हो? बेटे भूपेश आनंद ने आपको 3 मेथड से बताना है, अभी ऐसे चुटकियों में काम हो जाएगा। अगर आप होल्डिंग कॉस्ट को देखें, इफ यू वांट टू ड्रॉ द होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, तो आप मुझे बताइए। अगेन आई हैव टेकन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस, तो 3,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स। आइए उसी में टेबल में केस स्टडी में देखते हैं। केस स्टडी में यहाँ देखिए होल्डिंग कॉस्ट कितनी है पहले केस में, 7,500। इफ़ यू बाय 3,000 यूनिट्स तो आपकी 7,500 है, फिर 10,000 है, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पर आ गया जी 7,500, then you have to call 6,000, then टोटल कॉस्ट कितनी है सर बेटा, देख लेते हैं। ये है 7,500, 10,000, 15,000, 30,000, ठीक है जी। तो अगर आप एक साथ 12,000 खरीदते हैं तो आपको हाईएस्ट कॉस्ट पे करनी है, फिर लोएस्ट करनी है, फिर लोएस्ट करनी है। तो आप देखिए कैरिंग कॉस्ट का जो कर्व है वो डाउनफॉल में आएगा कुछ इस तरह से। दोनों का नेचर देखिए, दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, this is ordering cost, and this is carrying cost, this is carrying cost. Both are inversely related, indirectly related है। एक कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है, बट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अ पॉइंट वेयर बोथ आर मिनिमम। तो मैं क्या करता हूँ, एक और कर्व बनाता हूँ और उसमें मैं दोनों कॉस्ट ले लेता हूँ बेटा, यहीं पर ऑर्डरिंग भी और यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट भी। तो आप बताइए दोनों का कर्व इस तरह से बनेगा। नाउ द पॉइंट एट विच दे आर इंटरसेक्टिंग, दे आर एट अ मिनिमम पॉइंट। इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर, then this will be the number of units which I should order in order to minimize my total variable cost. समझ आ रही है? मैं अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट से भी आगे पहुंच गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटे आपने इस पॉइंट पे जहां पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बिल्कुल सेम है, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उस पॉइंट को कहा दैट दिस मच यूनिट्स यू शुड ऑर्डर। So this is graphical method which is given to me in Wiley. Now again I am coming to Glemm, Wiley and Hawk because they have given you one algebraic Baumol's model. बेटे मैं आपको आज ये बताऊंगा कि वो बाउमल्स का मॉडल आया कैसे, डिराइव कैसे हुआ। अभी आपने देखा द पॉइंट वेयर माय टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट, that point where my both the costs are same, you know, this is a point where my both the costs are same.
एट दैट पॉइंट आई विल से दिस इज माई क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड. इसको मैंने अब सिंबॉलिकली लिखा. बेटे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ देखिए आपने नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकाले थे. इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4 कैसे निकाले थे? आपने क्या किया था, 12,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 3,000, तो 4 ऑर्डर्स आ गए थे. सेकंड केस में 12,000 यूनिट्स अपॉन 4,000 यूनिट्स, 3 ऑर्डर्स आ गए थे. थर्ड केस में 12,000 यूनिट्स अपॉन 6,000, तो 2 ऑर्डर्स आ गए थे. फोर्थ केस में 12,000 अपॉन 12,000, तो 1 ऑर्डर आ गया था. इट मीन्स यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला. अब देखिए फॉर्मूला बन रहे हैं, कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ए अपॉन क्यू. नो, व्हाट इज ए? ए इज एनुअल डिमांड और इट इज डिमांड. क्यू इज quantity ordered in one order. If I divide A by Q, I can calculate how many units to be ordered. ठीक है जी. into 10 रुपीज किया था. सो 10 रुपीज इज क्या है 10 रुपीज कॉस्ट पर ऑर्डर. तो मैंने कहा लेट इट बी सी ए. सी मीन्स कॉस्ट, ए मीन्स ऑर्डर. इफ दिस इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट. आइए जी कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाला था देख लेते हैं. बेटे आपने कैरिंग कॉस्ट निकाला था, पहले एवरेज किया था, फिर परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई किया था, फिर इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई किया था. ऐसे निकला था कैरिंग कॉस्ट. और आप ये भी कह सकते हैं दैट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, इफ आई वांट टू सिंप्लीफाई यू, 50 रुपये इंटू 10% इज इक्वल टू 5. इंस्टेड ऑफ दिस आप 5 रुपये पर यूनिट भी कह सकते हैं दैट दिस इज माई होल्डिंग कॉस्ट. सो मैं यहां पे लिख रहा हूं कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज क्वांटिटी परचेस्ड इनटू कैरिंग कॉस्ट. एक बच्चों को नींद आ रही है, पर यूनिट. नाउ इफ आई एम कैलकुलेटिंग फॉर पर एनम देन दिस विल बी पर एनम. वो एक ही बात है. तो मैंने यहां पर आप देखिए मैंने ऑलरेडी 50 इंटू 10% किया, तो ये 5 रुपये या $5 ऑलरेडी आ गया था. फिर मैंने पहले केस में 1500 यूनिट, फिर 2000 यूनिट, फिर 3000 यूनिट और देन 6000 यूनिट्स. इसके बेसिस पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया. तो फर्स्ट केस में आ गया था 7500, सेकंड केस में आ गया था 10,000, थर्ड केस में आ गया था 15,000, फोर्थ केस में आ गया था 30,000. यही तो निकाला था आपने. तो ये कैसे निकाला? एवरेज कैसे निकाला होगा? क्वांटिटी परचेज प्लस 0/2 and let this be CH, कैरिंग कॉस्ट 5 रुपये पर यूनिट. लेट इट बी कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट. तो मैंने यहां पे लिखा है इसको, इसी फॉर्मूले को लिख दिया. Q plus 0/2 into CH. Because I want to find out a point where both are same. तो मैंने लिखा A by Q into CA is equal to Q plus 0/2 into CH. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A upon Q into CA is equal to Q upon 2 into CH. 0 तो लिखे या ना लिखे की बात है. Now I want to find out that how much is the Q, because I want to find out how much quantity is to be ordered. तो मैं क्या करता हूँ, Q को एक तरफ ले आता हूँ. अच्छा, Q को एक तरफ लेके आऊँगा, बाकी सब चीज़ें इस तरफ ले आता हूँ. तो क्या होगा 1/Q. ठीक है जी, 1/Q into 1/Q is equal to 2ACA CH. And if I do 1/Q square, then this is equal to 2ACA upon CH. और Q is equal to under the root 2ACA upon CH. अब ये फॉर्मूला आपको हॉक में, ग्लेम में और वायले में गिवन है. मैंने उसको प्रूव किया और ये बताया कि हाउ वी हैव कैलकुलेटेड
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पर दोबारा से लिख रहा हूँ Q इज इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। It can be calculated with the help of a formula given by William J. Baumol, that is 2ACA upon CH, which we have just proved. And when I say A, it means it is annual demand. When I say CA, it means it is cost per order. And when I say CH, it means holding cost per unit. अब देखिए हॉक ने क्या किया, इस CA की जगह A सिंबल यूज कर दिया, CH की जगह K कर दिया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने उसको भी यहाँ पे करके दिखा दिया है। पहले आप यहाँ पर आ जाएं और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे देखें कि 3000 यूनिट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो 2 into 12,000 units into 10 upon 5 अंडर द रूट। चलिए जी कैलकुलेटर से करते हैं। $12,000 units into 2 into 10 divided by 5 अंडर द रूट। तो मैं आपके सामने आ गया हूं दोस्तों। मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 मेथड्स वी कैन इजीली कैलकुलेट। यहां देखिएगा, ये आपके हॉक ने यूज किया है, EOQ is equal to 2AD upon K. The formula which I have just derived for you, K is carrying cost for 1 unit for the same time period used for demand D। ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेटे आज के लेक्चर में मैंने बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश की दैट आई वांट टू कैलकुलेट दैट हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज्ड। एक बच्चा कहता सर क्या तीनों मेथड्स करने हैं? मैंने कहा बेटा बिल्कुल भी नहीं करने, ये तो लॉजिकली समझाने की बात है। आप टेबलर मेथड भी भूल जाएं, आप ग्राफिकल मेथड भी भूल जाएं, आप फॉर्मूला एल्जेब्रिक मेथड भी भूल जाएं, आप बस विलियम जे बाउमल का फॉर्मूला ध्यान रखें, एंड हाउ दिस हैज बीन डिराइव वो मैंने आपको बता दिया है। आप समझ सकते हैं कि कैसे आया होगा, है ना? आपको वो मैंने बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। So the point is, अब वो डाटा चांस की बात है, मैंने फिगर्स कुछ ऐसे ली कि वो थोड़ा सा कहीं मेल नहीं खा रहा, लेकिन द पॉइंट इज आई वांट टू क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट। सो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं 2AD upon K। K is the carrying cost per unit for the same number of units, and A is annual demand, small a is cost per order, capital D is annual demand, स्मॉल k इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर द सेम टाइम पीरियड। बेटे बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैंने आज लेक्चर में EOQ को समझाने की कोशिश की है। अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट, इसकी अजम्पशंस हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में करने वाले हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी